अर्पित की गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो कार्यक्रम बताया जा रहा है भक्ति गीत वहां पर होगा और उसके बाद दोबारा से भारत मंडपम का रुख सभी मेहमानों की तरफ से किया जाएगा। वहां लाउंज में सभी के एकत्रित होने की व्यवस्था बनाई गई है और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से, ये सीधी तस्वीरें जब तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचे हैं, उनका सम्मान किया गया, सत्कार किया गया और इस बारे में भी बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आखिर उस आश्रम का क्या महत्व है और राजघाट का क्या महत्व है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। लगभग सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देखिए तस्वीरों में वो पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका वेलकम किया और लगभग सारे मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर पीयूष थोड़ा कार्यक्रम जरा बता दीजिए कि सारे मेहमान लगभग पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार है। यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, कब तक फिर यहाँ से लोग भारत मंडपम के रवाना होंगे? देखिए पूरा कार्यक्रम जो है वो अभी वहाँ पर थोड़ी देर चलेगा और उस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे और श्रद्धासुमन बापू की समाधि पर अर्पित किया जाएगा। उसके बाद 9:20 के आसपास जो है ये सभी लोग वापस भारत मंडपम तक पहुँचेंगे और यहाँ पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है। वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम के बाद चूँकि सभी राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद वापस G20 समिट की ये अंतिम बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी वन फ्यूचर को लेकर। और इस बैठक की समाप्ति के बाद सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों के तौर पर जो आए लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस कार्यक्रम के समापन की स्थिति बन जाएगी। ठीक है पीयूष, अभितोष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभितोष, क्योंकि वो तस्वीरें हम देख रहे हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब पहुंचे ऋषि सुनक तो उनका भी जोरदार स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री हर एक मेहमान को ये बता रहे हैं, उन खूबियों को गिना रहे हैं जब राष्ट्रपिता ने जिस तरीके से हर किसी को अहिंसा का मार्ग दिखाया था और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से आपस में तालमेल को बिठाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उस विचारधारा को हर किसी तक पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में उस आश्रम के बारे में भी व्याख्यान कर रहे हैं हर किसी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीर आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, ये तस्वीर सुरभि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और जैसा कि पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर विचारों को कभी मारा नहीं जा सकता। तो महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो वर्तमान दौर में जो वर्तमान देश के हालात हैं या फिर दुनिया के हालात हैं उसमें बहुत प्रासंगिक रहते हैं और उनके विचार हमेशा रहेंगे। खैर, आज जो एक जिक्र यहाँ पर पीयूष हमारे सहयोगी कर रहे थे कि मंडपम जो परिसर है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा, तो इशारा आप समझिए सांकेतिक तौर पर इसको वन अर्थ वाली जो एक मुहिम है भारत की, उस मुहिम को और आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है क्योंकि जिस तरीके से जंगल काट कर यहाँ पर इमारतें बना दी जा रही हैं और उसकी वजह से ही जो प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए अलग अलग देश, अलग अलग मुल्क यहाँ पर नज़र आते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए उसकी एक कोशिश यहाँ पर होती है। और वृक्षारोपण एक बहुत सही तरीका सांकेतिक तौर पर भी है और वृक्षारोपण करने से किस तरीके से चीज़ें और सही हो सकती हैं, सकारात्मक हो सकती हैं, उसको भी यहाँ पर समझा जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास जो तीसरा चरण है इस समिट का वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर और वन फ्यूचर को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, यानी कि भविष्य को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। कैसे हमारी पृथ्वी है और उसके बाद इस पृथ्वी के लिए किस तरीके से सारे देश आपस में मिलकर एक फैमिली की तरह काम करें और उसके बाद फिर फ्यूचर कैसे यहाँ पर सभी देशों का सही हो सकता है, उसकी ओर, उसकी दिशा की ओर, उस दिशा में कदम यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो प्रधानमंत्री लगातार सभी का राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं। समाधि स्थल पर वो जो बापू की जो सीख है, बापू ने जो सबक दिया, वहाँ पर आज इंसानियत को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही वजह है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो बापू ने अहिंसा के मार्ग पर चलने की अपील की थी, अहिंसा का रास्ता यहाँ पर दिखाने की अपील यहाँ पर लगातार वो करते रहे थे और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलाई, बड़ी लड़ाई यहाँ पर जीती। आज ये बताने की ज़रूरत भी है कि आप हथियारों के बल पर हमेशा युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अगर युद्ध आपको अभितोष देखिए तस्वीरों को भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी पहुंच चुके हैं और उनका भी स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वही खादी का गमछा उठाकर, और सबको फिर वो ब्रीफ भी कर रहे हैं कि आखिर ये तस्वीर क्या है। ये साबरमती आश्रम की तस्वीर के बारे में मैक्रो को प्रधानमंत्री मोदी ये बता रहे हैं
और इसके बाद लगभग सारे मेहमान हमारे आ चुके हैं। कुछ और मेहमान का उनका इंतजार है। इसके बाद जो बापू की फेवरेट भजन है उसको भी सुनने का कार्यक्रम। हालांकि मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, मौसम हल्की बूंदाबांदी वहाँ पर हो रही है और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति पहुँचे हैं मैक्रो, और उनसे प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं और उनको बापू के विजन के बारे में और जो उनकी झोपड़ी थी, जो साबरमती आश्रम है, उसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं और बता रहे हैं। अभी तो देखिए अब लगभग सारे मेहमान हमारे आ चुके हैं और जैसा कि आपने बताया कि इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से कल का जो पूरा दिन रहा और माना जा रहा है कि ये सबसे सफल G20 की समिट रही है, क्योंकि जो दिल्ली घोषणा पत्र बनाया गया उसमें लगभग सभी ने सहमति जता दी है। बिल्कुल, देखिए इतना आसान नहीं होता है अंजनी। यहाँ पर घोषणा पत्र जो आपने कहा कि पिछली बार जो 2 G20 समिट हुई थी उसमें घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका था क्योंकि आम सहमति देशों की नहीं बन पाई थी। इस बार भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन करीब 90 से 100 ऐसी शर्तें थी जिस पर आम सहमति बन गई हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत यहाँ पर भारत के लिहाज से माना जाएगा और सबसे बड़ी जीत की रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र बगैर रूस के नाम लिए हुए यहाँ पर कर दिया गया। तो इसको लेकर भी एक आम सहमति बनाना, एक राय बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि चीन और रूस तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध को लेकर कोई बातचीत यहाँ पर हो, लेकिन अमेरिका चाहता था कि रूस के नाम का जिक्र हो और रूस को एक कड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश हो। बहरहाल जब मान मनोबल यहाँ पर की गई, मनाने की कोशिश यहाँ पर की गई और रूस को यह आश्वस्त किया गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, उसके बाद जाकर जब रूस इस पूरे मामले में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया तो रूस ने भी हामी भर दी। और आखिरकार जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आम सहमति है, सभी लोग एकजुट हैं इस पूरे मामले में, सभी की एक राय है और सभी लोगों ने उस पर मुहर लगा दिया, तब लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि कई घंटों की ये मीटिंग लगातार चलती रही और आखिर तक ये हालात बने हुए थे अंजनी कि यहाँ पर हाँ या ना। और अमूमन ये भी होता है कि अगर इस तरीके से घोषणा पत्र को जारी किया जाता है तो वो आखिरी दिन यहाँ पर किया जाता है। अगर नियम के मुताबिक अगर बात करें तो आज के दिन इसको जारी किया जाता है, लेकिन पहले दिन 2 मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर, पहला मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर कि अफ्रीकन यूनियन को किस तरीके से शामिल किया गया यहाँ पर और उस पर आम सहमति बन गई। उसके बाद एक कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको देखा गया जब यहाँ पर डिक्लेरेशन यहाँ पर अब जारी किया गया। तो ये प्रधानमंत्री ने जिस रणनीति पर काम करना शुरू किया, भारत ने जिस रणनीति पर काम करना शुरू किया, शाम यहाँ पर ढलते ढलते हर उस रणनीति पर मुहर लगी और एकजुटता यहाँ पर सभी देशों के बीच में बनती हुई नजर आई है। डिनर डिप्लोमेसी हो गई, उसके बाद फिर आज के दिन का इंतजार था और जैसा कि तय कार्यक्रम था। हालांकि मौसम इसमें बहुत ज़्यादा साथ दे नहीं रहा था क्योंकि बारिश तेज़ शुरू हो गई थी यहाँ पर। सुबह जब हम लोग भी घर से निकले थे तो उस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी और लग रहा था कि कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुँचना शुरू हो गए थे राजघाट पर और लगभग सभी मेहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री ने उनको वक्त भी दिया। बापू की जो सीख है, बापू ने जो मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी और आज के दौर में, आज के वक्त में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी सभी देशों को, ये भी बताने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते हुए नजर आए। उसके बाद फिर बिल्कुल, क्योंकि अभी तो आपने पीएम मोदी का जिक्र किया, यहाँ पर पहुंचेंगे, आपके पास लौट रहे हैं। पीयूष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, हमने ये देखा कि कैसे जब नई दिल्ली और इसमें लीडर्स समिट का जो डिक्लेरेशन था उसे हर किसी ने स्वीकार किया है, उसे सराहा भी गया है। तो जो वैश्विक विश्वास की बात की जाती है, जो कमी पहले महसूस होती थी, उस कमी को भी दूर करने का काम एक तरीके से लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। बिल्कुल सुरभि, और आपको मैं बताऊं कि इसके पहले 2 G20 के समिट ऐसे थे जहां पर डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि इस समिट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की क्षमता और उनकी अध्यक्षता के जरिए यहां पर इस समिट में डिक्लेरेशन होता है और उसे सर्वसम्मति से पास किया जाता है तो निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर एक नेता की, एक बड़े नेता की जो छवि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, और तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार हम लोग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो पहुंच चुके हैं वहां पर और चर्चा ये भी हो रही है कि ये जो समिट है ये सफल हो गई और जिस तरीके से दिल्ली घोषणा पत्र की लेकर सहमति बनी है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा। बिल्कुल, देखिए एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और आप देख सकते हैं अंजनी की ये किस तरह से जिस भी मेहमान से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, जिनको बुलाया जा रहा है,
उनको साबरमती आश्रम के इसके जो तस्वीर है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। इस साबरमती आश्रम के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, मैं खुद साबरमती आश्रम 2-3 बार विजिट कर चुका हूं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये थोड़ी पुरानी तस्वीर है क्योंकि अब काफ़ी डेवलप किया जा चुका है उसको। तो साबरमती आश्रम में बापू का जो ओरिजिनल घर हुआ करता था वो कुछ इस तरह से हुआ करता था, जिसकी तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री सबको दिखा रहे हैं, सबको शेयर कर रहे हैं। और एक एक करके देखिए ऋषि सुनक को किस तरह से वेलकम किया था, उसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा वो पहुंचे, ओलाफ स्कॉल्स पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई दर्शकों को। फूमियो किशिडा पहुंचे, उसकी तस्वीर दिखाई। अब जो बाइडेन का इंतजार हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है, और आप देखिए कि एक एक करके जो मेहमानों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब सवाल यह है कि आज जो 2 कार्यक्रम है उसके मायने क्या है। एक तो यहाँ पर भजन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उनको याद किया जाएगा। और उसके बाद एक भजन का कार्यक्रम है छोटा सा। उसके बाद सभी मेहमान जहाँ पर हम मौजूद हैं भारत मंडपम में, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद G20 के 3rd सेशन के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद G20 समापन की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें काफ़ी अहम, और आप देखिए कि आज के दौर में बापू के विचार इतने प्रासंगिक क्यों हो जाते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया, बापू के विचार पूरी दुनिया के लिए किस तरह से प्रासंगिक है, इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जल्दी से। एक तो बापू अहिंसा की बात करते थे और सत्य के मार्ग पर चलने की बात करते थे। तो अहिंसा के मार्ग पर अगर चलें तो दुनिया में जितनी शिकायतें हैं, चाहे वो विस्तारवाद नीति किसी देश की रही हो, उसके लिए वो जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए सोल्यूशन मिल जाएगा। वियतनाम चीन के बीच जो टकराव है उसके लिए सोल्यूशन मिल जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो सीमा को लेकर टकराव है उसके लिए सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तमाम सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात करते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें भी बापू के विचार बहुत सहायक होते हैं। बापू खादी के बने कपड़े पहनते थे, ग्राउंड टू अर्थ रहते थे। वो हमेशा एक जोड़े कपड़े में रहते थे, एक धोती पहनते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके शरीर पर एक शॉल हुआ करती थी। इसके अलावा वो भी नहीं पहनते थे। तो किस तरह से ज़मीन से जुड़कर रहा जा सकता है, कैसे साधारण जीवन व्यतीत किया जा सकता है, कैसे जीवन में प्रगति के मार्ग पर बढ़ा जा सकता है, तो दोनों तरफ से बापू के विचार बहुत प्रासंगिक है और बहुत प्रेरणादायी हैं। और यही बात बताने के लिए आज ये 2 कार्यक्रम रखे गए। एक तो वन फ्यूचर पर डिस्कशन, वहां भी बापू के विचारों की चर्चा होगी। बापू के विचार जिस तरह से प्रासंगिक आज के दौर में, उनके विचारों की बातचीत की जाएगी। ये देखिए अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, एक साथ हम 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े नेताओं को वेलकम करते हुए राजघाट पर बापू की समाधि स्थल पर, जहां राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे आज। और आज बापू के विचारों की जरूरत एक बार फिर से न सिर्फ हमारे देश को है बल्कि पूरी दुनिया को है, दुनिया के हर एक मुल्क को है। और इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जी विवेक, जिस तरीके से आपने देखिए इस बात का जिक्र किया, क्योंकि बापू के नाम का जब हम जिक्र करते हैं तो हमेशा से वो बात याद आती है जब वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे लोगों को, और साथ ही उस विचारधारा को भी हम याद करते हैं कि कैसे बापू ने हमेशा हर किसी को यही सीख दी है कि सबको एक साथ लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और विकास कर सकते हैं। और इसी पथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को कल शामिल किया गया G20 के सदस्यों में और G21 इसे कह दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस विचारधारा को हर किसी के मन में लाने की कोशिश है ये। और इसी वजह से कहा जाता है कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को हमेशा से देखा जाता रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं सुरभि। सबसे पहले राष्ट्रपिता ने ही काले और गोरे के भेद वाले मामले को उठाया था दक्षिण अफ्रीका में, जब उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया गया था, जब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और उसी आग को लेकर वो भारत आए थे और भारत में उन्होंने आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ आज के दौर में आप देखिए कि आज भी भेदभाव और बाकी चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से मुहिम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य देश बनवा दिया। यानी कि अब अफ्रीकन यूनियन के विकास की बात होगी, अफ्रीकन यूनियन के लोगों की बात होगी, वहाँ पर जितनी भी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी उसकी बातचीत होगी, लोगों का विकास कैसे किया जाए, आधारभूत संरचना कैसे डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, इसकी बात होगी। दूसरी बात, बापू हमेशा अहिंसा की बात करते थे, सत्य के रास्ते पर चलने की बात करते थे। प्रधानमंत्री भी लगातार ये कहते हैं कि युग जो है वो बुद्ध की नीति पर चलने का है, युद्ध की नीति पर चलने का नहीं है। यानी कि बुद्ध के विचारों को फॉलो करने का है।
युद्ध की नीति पर चलने का नहीं है, कहीं पर हमला करने का नहीं है। आज के डेट पे जब इंसान बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटी से जूझ रहा है, प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बापू के विचारों को फॉलो करें। और इसलिए प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बहुत मायने रखता है, प्रधानमंत्री का मैसेज बहुत मायने रखता है। कल G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना, परमानेंट मेंबरशिप देना बहुत बड़े मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया में इसकी बहुत चर्चा है। आज मैं पढ़ रहा था, कुछ एक वर्ल्ड मीडिया के हेडलाइंस भी पढ़ रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफ की गई है और ये भी कहा गया ये फैसला पहले होना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार की कोशिशों के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों के बाद अब यह अमली जामा पहनाया गया और अब उस इलाके में भी दुनिया के विकास पहुंचेगा, उस इलाके में भी आर्थिक तरक्की होगी जहां के लोग अभी तक मूलभूत सुविधाओं से भी अछूते माने जाते हैं। तो ये वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव रहा है G20 समिट को लेकर, कुछ एक अखबारों को छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि जो बापू कहा करते थे कि असत्य के मार्ग पर ना चलकर सत्य के मार्ग पर चला जाए, हिंसा के मार्ग पर ना चलकर अहिंसा के मार्ग पर चला जाए, वही बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये युद्ध की नीति पर चलने वाला समय नहीं है, बुद्ध की नीति पर चलने वाला समय है। तो सुरभि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि और विवेक देखिए एक और बहुत बड़ा मैसेज देने की तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए पिछले 5-7 सालों में जब जब वो विदेश दौरे पे गए, किसी भी, चाहे ब्रिक्स में गए हो चाहे कहीं भी गो, तो वो पर्यावरण संरक्षण की बात बहुत करते हैं। इस कार्यक्रम के बाद जहां आप हैं वहां पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। देखिए आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, वो फर्स्ट सेशन के बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और उससे भी एक मैसेज देने की कोशिश है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वन फ्यूचर में फ्यूचर को लेकर किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी, हम आने वाले जनरेशंस को क्या देकर जाएंगे। सारे राष्ट्राध्यक्ष इसी बात पर मंथन करेंगे, वन फ्यूचर को लेकर इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। हम सारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हम सारे ऑयल डिगिंग करके सारा तेल निकाल रहे हैं, हम हर जगह से जो जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको तेज़ी से ख़त्म करें क्योंकि उन पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कोयला हो, तेल हो और जितने भी खनिज हो। लेकिन फ्यूचर में आने वाले जनरेशन्स का क्या होगा, इसीलिए वन फ्यूचर को रखा गया। आपको बता दें कि पेरिस समिट में जो उसके प्रॉमिसेस को पूरा करने वाला मुल्क इकलौता भारत है जो उसके प्रॉमिसेस को कंप्लीट कर पाया और उसके बाद भारत एक बार फिर से प्रतिबद्ध है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में कार्बन उत्सर्जन को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना सोर्स बढ़ाएगा। हमने देखा कि घर में किस तरह से देश में घर घर में अलग अलग घरों में देखा जा रहा है कि कैसे सोलर एनर्जी पर काम चल रहा है और सोलर एनर्जी को लेकर लोगों पर भी जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। तो ये काफ़ी रोचक विषय है और वन फ्यूचर को लेकर ये जानने की कोशिश है कि किस तरह से आने वाले जनरेशन्स के लिए हम चीज़ें सेट करें, अपनी डिपेंडेंसी नेचर पर कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ाएं, उनके सोर्सेज बढ़ाएं और जो अर्थ का फ्यूचर है उसको सिक्योर करें, वरना कुछ समय के बाद अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और देखिए कहीं ना कहीं आज का दिन इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि एक और जहां राजघाट पे तमाम नेताओं को बुला करके महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वहीं पीयूष ये भी समझना चाहेंगे, विवेक ने भी जिक्र किया वृक्षारोपण समारोह का, इस दौरान एक और संदेश देने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग से इस वक्त पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। वृक्षारोपण करके एक बार फिर से इसमें बदलाव लाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, वृक्षारोपण का मतलब यही है कि हरित क्रांति और कहीं ना कहीं इस हरित क्रांति को वैश्विक स्तर पर फैलाना और बढ़ाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी और दूरगामी सोच है। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के तमाम ऐसे दुष्प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं, बेमौसम बरसात होना, अचानक कहीं बाढ़ आ जाना, जहां सूखा होता है वहां पर और ज़्यादा सूखा होना, तमाम इस तरह से, और मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन सभी चीज़ों पर अगर वैश्विक स्तर पर आपको निपटना है तो कहीं ना कहीं प्रकृति का सहारा लेना ही होगा। और ऐसे में प्रकृति के संरक्षण की बात है, प्रकृति के संवर्धन की बात है और इन सभी चीज़ों को लेकर भारत शुरुआत से ही और पहले दिन से ही लगातार कटिबद्ध है। और ऐसे में वो ये चाहता है कि जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही थी, तमाम ऐसी चीज़ें की बात हो रही थी, तो ऐसे में वृक्षारोपण को बढ़ाया जाए, हरित क्रांति को बढ़ाया जाए। और यही एक मुहिम है जिस मुहिम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर एक ये बड़ा संदेश देने की कवायद कर रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, देखिए अब राजघाट की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम
नेता वहां पहुंच चुके हैं। बस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंचने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। और उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, ये देखिए पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और ये देखिए कैंपस में वो अब अपनी गाड़ी से उतरे और कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे, जिसके बाद जो बापू के भजन हैं, जो फेवरेट भजन जिनको बापू सुना करते थे, एक भजन कार्यक्रम की भी प्रस्तुति होगी यहाँ पे। हालांकि जो टाइमिंग था, मौसम की वजह से थोड़ा टाइमिंग में लग रहा थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसका मतलब सारे मेहमान सुरभि पहुँच चुके हैं अब। बिल्कुल ठीक कहा अंजनी आपने, क्योंकि देखिए इंतजार सिर्फ बाइडेन के अब पहुंचने का हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए बापू की समाधि पर। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब जो बाइडेन खुद समाधि स्थल पर यानी राजघाट पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब जो बाइडेन पहुंचेंगे। जिस तरीके से हर किसी का स्वागत आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, साबरमती आश्रम के बारे में वो व्याख्यान कर रहे हैं। और उसके बाद तमाम देश के जो नेता है, राजनेता है, वो किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, फिर भजन का कार्यक्रम किया गया है, उसकी व्यवस्था भी हम आपको दिखाएंगे। और ये भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जब भारत मंडपम पहुंचेंगे तो आज जब फ्यूचर को लेकर के बातचीत होगी तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से हमें दिखाई देंगी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया अपने स्टाइल में। और ये देखिए जो खादी का गमछा उड़ाया, उनका स्वागत किया, सम्मान किया और पिक फोटो सेशन। और इसके बाद जैसा कि साबरमती आश्रम के बारे में सारे मेहमानों को बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब देखिए साबरमती आश्रम के बारे में भी अब राष्ट्रपति जो बाइडेन को बता रहे हैं कि यही देखिए वो आश्रम, यही वो कुटी है जहां बापू रहा करते थे। और यहीं से उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और फिर वहां से अंग्रेजों को यहां से बाहर किया। तो ये देखिए अब सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का इंतजार था वो भी पहुंच चुके हैं और उनसे प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं और पूरे विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से यही आश्रम है जहां बापू रहा करते थे। और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी समझ रहे हैं चीज़ों को और यहाँ पर काफ़ी वक्त वो दे रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। और ये देखिए दोनों नेताओं की जो बातचीत है, इसके पहले जब हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, तो जो बाइडेन ने अपने आवास पर उनको जब डिनर पार्टी दी थी, विवेक की तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका का वो दौरा याद आता है जब प्रधानमंत्री का स्वागत खुद जो बाइडेन ने अपने घर पे किया था। इसके बाद जब कल की तस्वीर आई थी परसों की, जब प्रधानमंत्री ने अपने आवास बुलाया था, तो काफ़ी देर तक लोगों ने बात की थी और वही तस्वीरें आज भी है। देखिए और सभी मेहमानों के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। जो बाइडेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति और मुझे लगता है कुछ एक मेहमान बचे होंगे जिनके आने का अब इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग सभी मेहमान आ चुके हैं और काफ़ी देर तक बातचीत हुई जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में। और हमने देखा कि किस तरह से दोनों आपस में विचारों को एक्सचेंज करते नजर आए, विचारों को साझा करते नजर आए। इसके अलावा साबरमती आश्रम के बारे में भी उनको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया, खादी का ये शॉल और खादी से बने कपड़े ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मेहमानों को दे रहे हैं, क्योंकि खादी से बने कपड़े ही राष्ट्रपिता बापू जो है वो पहना करते थे। खादी जो है वो चरखे के ऊपर सूत काट के वो अपने कपड़े तैयार किया करते थे। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए मैसेज है, पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज है कि हम अब वापस नेचर की तरफ लौटें और जो दोहन हमने किया है अर्थ का उसको कंट्रोल करें और जो कार्बन एमिशन है उसमें कमी करें। लेकिन ये दोस्ती की तस्वीर भारत और अमेरिका की ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि चाहे